दिल्ली शहर दर शहर, निर्मला जैन की लिखी दिल्ली पर एक अनोखी किताब। आज आपके समक्ष भाग एक प्रस्तुत है। शीर्षक है कहो दिल्ली कहाँ। आज की दिल्ली के भौगोलिक विस्तार के बावजूद उस ठहरी हुई दुनिया, दिल्ली वालों की दिल्ली का तस्वुर अब भी उस पीढ़ी के जहन में मौजूद है जो आज़ादी से पहले शहर के गली कूचों में आबाद थी। चांदनी चौक में पैर रखते ही वह यादों में कुलबुलाकर उठ खड़ी होती है। 47 के आसपास की बात है। दिल्ली तब लगभग कैद थी, सिमटी हुई कुछ बंद मुट्ठी की तरह, जिसका कसाव ढीला तो पड़ने लगा था, पर खुलना तो दूर, वह ठीक ठीक पसर भी नहीं पाई थी। असली दिल्ली तो वही समझी जाती थी जो कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, मोरी गेट और दिल्ली गेट को जोड़ने वाली फसीलों में बंद थी, जिसके खंडहर आज भी कभी उसकी पुख्ता मौजूदगी के गवाह हैं। शहर पनाह के बाहर जो था, उसके बारे में बेगानेपन का भाव रहता था शहर वालों के मन में। बचपन में इन दरवाज़ों के नाम हमारे लिए बस नाम थे। कुछ बड़े हुए तो किसी ने बता दिया कि दरवाज़ों के नाम उन शहरों के नाम पर रख दिए गए थे जिनकी तरफ जाने का रास्ता इन दरवाज़ों से होकर जाता था। इस व्याख्या से अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट और लाहौरी गेट के नामकरण का खुलासा तो किसी हद तक हुआ, पर मोरी गेट और तुर्कमान गेट की गुत्थी तसल्ली बख्श ढंग से नहीं खुली। पर सबसे कठिन मसला था दिल्ली गेट का। उस समय दिल्ली उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ वैसे नहीं फैली थी जैसे बाद में बेतरतीब ढंग से फैलती चली गई। तब तो बस दिल्ली थी और नई दिल्ली। एक संभावना यह थी कि दिल्ली दरवाजे का नाम उस समय नई दिल्ली की तरफ, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई नई दिल्ली का रास्ता दिखाने की वजह से पड़ा। पर बात जचती नहीं थी। बाद में कुछ जानकारों ने समझ में इजाफा करते हुए बताया कि यह दरवाज़ा उस दिल्ली की तरफ ले जाता है जो असली दिल्ली थी, वर्तमान महरौली के आसपास बसी हुई, जहां अब महरौली गांव है, जहां वह ऐतिहासिक लौह स्तंभ है जिसके बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, जहां योग माया का प्राचीन मंदिर है, जिसके फूल वालों की सैर के ऐतिहासिक मेले की शुरुआत की कथा जुड़ी है। असली, नकली, नई, पुरानी का अंतिम रूप से फैसला करना तो जिनके जिम्मे रहा है, वे तरह तरह से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देते रहे हैं और रहेंगे। पर इतना तय है कि पुराने दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली का अर्थ था चांदनी चौक के चारों तरफ कटरों, गली कूचों, बाज़ारों और सड़कों की शक्ल में शिरा जाल की तरह फैली दिल्ली। जब दिल्ली का जिक्र करते हुए उसकी निजी पहचान, सभ्यता और संस्कृति की बात की जाती है, तो मुराद इन्हीं इलाकों में बसी ज़िंदगी से होती है। वैसे दूर इलाकों में मुग़ल बादशाहों, हाकिमों के मकबरे, औलिया पीरों की दरगाहें, बेगमों के रिहायशी महल एक अलग कहानी कहते हैं। वे पुरातात्विक दिलचस्पी के विषय हैं। हर इमारत का अपना वास्तुशिल्प और इतिहास है, जिसके पीछे अजीबोगरीब किस्से कहानियाँ हैं। कुछ दास्तानें मशहूर इमारतों के साये में अक्सर गुमनामी या उपेक्षा की भेंट चढ़ती रहती हैं। कुतुब मीनार के गिरदे में स्थित जमाली कमाली की कब्र और उसी के पीछे की मस्जिद ऐसी ही अनेक इमारतों में से एक है। यह दिल्ली जिसके बार बार बसने उजड़ने का हवाला जिक्र मीर में मिलता है, जिसके उजड़ने की दास्तान को शहर ए आबोग नाम देकर मीर और सौदा ने कलमबंद किया, वही दिल्ली नहीं है जिसके बारे में सामान्य ढंग से कह दिया जाता है कि दिल्ली एक विशिष्ट सभ्यता और संस्कृति का नाम है जो सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों से हमारी बहुमूल्य निधि रही है। मुग़लों की दिल्ली, मुग़लिया सल्तनत के पतन काल की दिल्ली और 1857 के बाद वर्षों में गिर पड़कर ठहराव लेती 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों की दिल्ली के अलग अलग चेहरे रहे होंगे, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलवक्त जिस दिल्ली की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, बोली बानी, मेले ठेले, रीत रिवाज, यानी कुल मिलाकर एक जीवन शैली की पहचान
और पुनरुद्धार की कोशिश दिखाई पड़ती है, वह लगभग वही दिल्ली है जिसकी हस्ती बकौल मियाँ गालिब मुनहसर कई हंगामों पर थी। किला चांदनी चौक, हर रोज़ा बाज़ार मस्जिद जामा का, हर हफ्ते सैर यमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का, ये पांचों बातें अब नहीं, फिर कहो दिल्ली कहाँ, दिल्ली कहाँ। गालिब और उनके आगे पीछे की शायरी में दिल्ली को लेकर एक सीमा तक हौसला पस्ती, विलाप और खींच दिखाई पड़ती है, जिसे गालिब ने अपने खतूत में झल्ला कर कुछ ऐसे व्यक्त किया था। न सुखनवरी रही न सुखनदानी, किस बिरते इतना पानी। न सुखनवरी रही न सुखनदानी, किस बित्ते इतना पानी। हाय दिल्ली बाय दिल्ली, भाड़ में जाए दिल्ली। समय के साथ औपनिवेशिक ताकतों ने अपने पैर जमा लिए। धीरे धीरे नए शासकों की जीवन शैली और शासकीय व्यवस्था के रौब ने सामान्य जनता के मन पर कब्जा कर लिया। जब हम जैसों ने होश संभाला, तब तक दिल्ली के 2 टुकड़ों में बट चुकी थी। शासन व्यवस्था के ठेकेदारों ने दिल्ली को उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से चाँप लिया था। 1911 की दिल्ली दरबार की घटना का ऐतिहासिक महत्व है। हुकूमतें बरतानिया के सिरमौर जॉर्ज पंचम का दरबार जिस जगह लगा था, वह अब दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर में स्थित किंग्सवे कैंप, यह नाम भी उसी घटना से संबंध रखता है, के दाहिने तरफ जाने वाली सड़क पर लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जगह का नाम था कोरोनेशन ग्राउंड। कुछ साल बाद उस स्तंभ को छोड़कर जो बतौर यादगार लगाया गया था, वह इलाका लगभग वीरान हो गया। आगे चलकर एक टीबी का अस्पताल, हरिजन बस्ती, एक चर्च जैसी गिनी चुनी बसागतों को छोड़कर कहने लायक आबादी उस इलाके में देश के विभाजन तक विशेष नहीं बढ़ी। अलबत्ता शहर की दिशा में सरकारी इमारतों का निर्माण उस स्थल पर किया गया जहां अब दिल्ली सरकार की विधानसभा की पुरानी इमारत है, और दिल्ली विश्वविद्यालय का वह हिस्सा है जिसमें वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के दफ्तर हैं, जिसके एक कमरे में लॉर्ड माउंटबेटन ने कभी लेडी माउंटबेटन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। कश्मीरी गेट के भीतर कुछ और इमारतें हैं। विराट अहाते के बीचों बीच बनी सेंट जेम्स की इमारत, और थोड़ी थोड़ी दूर छोड़कर 2 सिनेमाघर, मिनर्वा और कैपिटल, जिसका नाम बाद में बदलकर रिट्जो गया। जाहिर है इनकी तामीर सिविल लाइंस में रहने वाले अंग्रेज अफसरों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर की गई होगी। कश्मीरी गेट के ठीक सामने निकलसन गार्डन का पुराना कब्रिस्तान भी है, वहाँ की आबादी के स्वरूप की तरफ इशारा करता है। बाद में गिने चुने भारतीय हाकिम भी शहर के बाहर उसी इलाके में रहने लगे थे जिसे सिविल लाइंस कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने हर उस शहर में जिसे उन्होंने किन्हीं कारणों से महत्व दिया, एक इलाका पुराने शहर की घनी आबादी के बाहर सिविल लाइंस नाम से बसाया। संभवतः यह नाम पुराने शहर की तुलना में अपने रिहायशी इलाके को सिविल अर्थात सभ्य लोगों की बस्ती कहने की गरज से दिया जाता होगा। एक दिलचस्प बात यह थी कि अलग अलग शहरों के सिविल लाइंस कहे जाने वाले हिस्सों की वास्तुकला में अद्भुत साम्य होता था। यह बात अलग है कि समय के साथ शहरों में अनेक कारणों से सिविल लाइंस कहे जाने वाले ये इलाके पिछड़ गए और सत्तावानों का स्थानांतरण दूसरे अपेक्षाकृत ज़्यादा खुले नवनिर्मित आधुनिक हिस्सों में हो गया। दिल्ली में यह प्रक्रिया ल्यूटन्स दिल्ली की परिकल्पना के साथ पूरी हुई। जैसे चांदनी चौक पुराने शहर की धुरी है, वैसे ही कनॉट प्लेस लंबे समय तक इस ल्यूटन्स दिल्ली की धुरी बना रहा। वह अलग प्रसंग है। पहले बात उस दिल्ली की करें जो दिल्ली वालों की दिल्ली थी। चांदनी चौक को धुरी मानते तो लाल किले से नाक की सीधे में फतेहपुरी तक जाने वाली उस चौड़ी सड़क के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ अपेक्षाकृत छोटे बाजार, सड़कें या कटरे कटते हैं। इनकी खूबी यह है कि कहीं ख़त्म नहीं होते। भीतर ही भीतर कहीं तंग कहीं चौड़ी होती इन गलियों में रिहायशी और व्यापारी
पूरी दुनिया बसी है। उस ज़माने में इसी सड़क के दाईं तरफ थोड़ी थोड़ी दूर पर क्रमशः 3 सिनेमा हॉल थे, मोती टॉकीज, कुमार टॉकीज और मैजेस्टिक। मोती टॉकीज के ठीक सामने विभाजन के बाद प्रसिद्ध लाजपत राय मार्केट बनी, जिसे बहुत दिन तक रिफ्यूजी मार्केट कहा जाता रहा। कुमार टॉकीज और मैजेस्टिक 2 दशक पहले तक जैसे तैसे शहर के तथाकथित चवन्नी वाले दर्शकों की बदौलत चलते रहे। पहले मैजेस्टिक चांदनी चौक के मशहूर गुरुद्वारे शीशगंज की विस्तार योजना की भेंट चढ़ गया और कुमार टॉकीज कुछ वर्ष बाद खस्ता ख्वार हालत में मेट्रो के रास्ते में आ गया। कुमार टॉकीज के ठीक बगल से जो सड़क भगीरथ प्लेस को जाती है, उस पर अब भी बिजली के सामान और एक हिस्से में दवाइयों की थोक मार्केट बदस्तूर आबाद है। चांदनी चौक के मुहाने पर दिगंबर जैन संप्रदाय का मशहूर लाल मंदिर है, जिसमें विश्व का एकमात्र परिंदों का अस्पताल है। 70 साल से लगभग इसमें घायल पक्षियों का इलाज किया जाता है। लाल मंदिर से लगा हुआ है गौरी शंकर का प्राचीन मंदिर, जिसके प्रवेश द्वार के बगल में मथुरा छाप मिठाई की दुकान है, जिसमें आज भी प्रसाद के बतौर वहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं, जो आधी शताब्दी पहले मिलती थी। यह मात्र संयोग नहीं है कि चांदनी चौक की लाल किले से फतेहपुरी तक लगभग 1 मील लंबी सीधी सड़क पर क्रमशः एक जैन मंदिर, एक गौरी शंकर मंदिर, एक चर्च, एक गुरुद्वारा और आखिरी सिरे पर एक मस्जिद है। सभी का इतिहास 1 शताब्दी पुराना तो है ही, विभिन्न धर्मानुयायियों के सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व का प्रमाण भी है। दिलचस्प है, फतेहपुरी मस्जिद के ठीक बगल में सिंधी हलवाई की उस दुकान का अस्तित्व, जो वर्षों कराची हलवे के लिए मशहूर रही और अब होली पर अपने ढंग की गुझिया और तीज पर घेवर के लिए उतनी ही लोकप्रिय है। चैनाराम नाम की उस दुकान का रुतबा स्वतंत्रता के बाद की बात है। मस्जिद से पहले दाहिने हाथ पर टाउन हॉल की विराट इमारत है, जिसमें लंबे समय तक अपनी भ्रष्टाचारी लचर कार्यशैली के लिए कुख्यात म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहले कमेटी का दफ्तर आबाद रहा। इसी के बगल में एक सड़क कटती है, जो कंपनी बाग के बीच से गुजरती हुई दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचती है। टाउन हॉल के अहाते में तब रानी विक्टोरिया की भव्य विराट मूर्ति थी, वास्तुकला का बेहतरीन नमूना, जिसे औपनिवेशिक सत्ता की अनेक दिशानिर्देहियों की तरह वहाँ से हटाकर कोरोनेशन ग्राउंड पहुँचा दिया गया। उसी टाउन हॉल के ठीक सामने बीचों बीच शहर का मशहूर घंटाघर था। इसका सांस्कृतिक महत्व वर्षों इसीलिए बना रहा कि दशहरे के अगले दिन हर साल मचान बनाकर इस पर भरत मिलाप का दृश्य प्रस्तुत किया जाता था, जिसके साथ 10 दिन तक चलने वाली रामलीला का पटाक्षेप होता था। हजारों की संख्या में दिल्ली की उत्सव प्रेमी जनता इसे देखने के लिए उमड़ती थी। वह घंटाघर और मैजेस्टिक सिनेमा के सामने वाला फव्वारा दोनों काल की भेंट चढ़ गए। 1951 में घंटाघर का भरहरा कर गिरना दिल्ली वालों के लिए ऐसी हौलनाक खबर थी जैसे शहर की नींव हिल गई हो। इस हादसे के बाद हफ्तों उस मलबे के ढेर को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। तब उसमें आतंकवादी साजिश ढूंढने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऊपर का हिस्सा अपने आप ढह गया और बाकी को दुर्घटना की आशंका के कारण गिरा दिया गया। स्वाधीनता के कई वर्ष बाद जब चांदनी चौक के दोनों सिरों को जोड़ती एक ट्राम चलती थी, कुछ ऐसी रफ्तार के लिए तेज चलता हुआ आदमी जब चाहे लपक कर उस पर चढ़ और उतर जाए। वैसे उसके नियत स्टॉप भी थे, जिनका संकेत कंडक्टर रस्सी के सहारे बंधी घंटी को टनटना कर दिया करता था। याद नहीं आता कि समय समय पर होने वाले सांप्रदायिक दंगों का कोई हिंसक प्रभाव इस सड़क पर बने धर्मस्थलों पर पड़ा हो। ठेठ दिल्ली वालों की संस्कृति और मानसिक बनावट की सही समझ के लिए इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कहते हैं चांदनी चौक के बीचों बीच एक नहर बहती थी, लाल किले से फतेहपुरी तक। नहर के दोनों तरफ दुकानें थीं।
मुगल बेगमात की खरीदारी के लिए जगमोहन ने अपनी लेफ्टिनेंट गवर्नरी के दौरान उस नहर के पुनरुद्धार का सपना देखा था। वह सपना तो पूरा ना हुआ, ना होना था। अलबत्ता सड़क की गहराई में अब मेट्रो की दुनिया ज़रूर आबाद हो गई है। अजब इलाका है यह चांदनी चौक। एक सीधी सड़क के दाएं बाएं इतने कटाव, कुछ कटरे, कुछ कूचे, कुछ सड़कें, कुछ बाजार, कुछ गलियां। इन्हीं के बीच एक है गली, बल्ली मारान। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि पराठे वाली गली के बीच से मोती बाजार नाम की सकरी गली आखिर घूमकर चांदनी चौक में क्यों मिलती है, या कूचा नटवा के लगभग सामने कटरा अशरफी का नामकरण कैसे हुआ होगा। लंबे समय तक बल्ली मारान के चूड़ियों का थोक बाजार और मुसलमानों का रिहायशी इलाका समझने की गलती में जानकारों ने इजाफा किया कि उसी में थोड़ा अंदर जाने पर वहाँ बड़ी संख्या में कायस्थ परिवारों की बसागत है और वहीं मशहूर हवेली हैदर कुली है जो बनियों की बस्ती है। गरज यह कि पूरे इलाके की बनावट गोरख धंधे की तरह है। भूगोल और इतिहास दोनों की पेचीदगी में कोई बैठे तो उम्र बीत जाए, तब भी सिरा शायद ही आता है। यह महज गली मोहल्लों के मकड़जाल का नहीं, आबादियों के बसने उजड़ने, एक में एक गुत्थम गुत्था होने का मसला है। इसलिए दिल्ली की कोई एक तय ज़बान नहीं। निहायत सादगी और नफासत से बोली जाने वाली हिंदुस्तानी से लेकर व्यापारी घरानों की घरेलू ज़बान के अलावा वकील मुंशियों की, कोर्ट कचहरी की, करखदारों की, दफ्तरों की, सरकारी अफसरों और साहबों की, न जाने कितने रंग हैं यहाँ की बोली बानी के। बस एक बात तय है, शब्दावली, वाक्य रचना, बलाघात की विविधता के बावजूद उच्चारण साफ है। कुछ ऐसा ही कि मुंह खोलते ही पहचान में आ जाए कि बंदा हो न हो दिल्ली का है। ऐसी दिल्ली के चांदनी चौक के उस वक्त के जौहरी समाज यानी दरीबा कलां में लगभग आखिरी सिरे पर एक कूचा है जो आज भी कूचा सेठ कहलाता है। इस नाम के औचित्य न तब समझ में आता था न अब आता है, क्योंकि वह सेठों का मोहल्ला तो नहीं कहा जा सकता। इसी कूचा सेठ की गलियों में एक गली थी, गली ककरौंदा। सकरी इतनी कि 6 फीट का आदमी हो तो घुसने के लिए सिर झुकाना पड़े। एक बार घुसने के बाद गली के दोनों तरफ मकान थे, छोटे छोटे, गिनती में 4-6 रहे होंगे। गली के आखिरी सिरे पर शहर के बहुत बड़े जौहरी की हवेली थी। बंद गली का आखिरी मकान दिल्ली की लाला संस्कृति का अजीबो गरीब नमूना। दिल्ली की लाला संस्कृति के कुछ अपने लक्षण थे। अधिकांश परिवार व्यापारियों के थे। व्यापार कपड़े, जवाहरात, रसद, बर्तन, कागज से लेकर हाथी दांत पर नक्काशी जैसे नफीस चीज़ों का भी हो सकता था। परिवार प्रायः संयुक्त थे, जिनमें न बच्चों की गिनती पर कोई रोक टोक थी, न ही उनकी परवरिश को बहुत बड़ी समस्या समझा जाता था। पढ़ाई का चलन हो गया था और यथा समय बच्चों के दाखिले स्कूल में करा दिए जाते थे। विषयों का चुनाव भी बहुत बड़ी गहरी समस्या के रूप में दरपेश नहीं होता था। हाँ, अगर कोई प्रतिभाशाली बालक डॉक्टर वकील बन जाए तो परिवार को उस पर गर्व जरूर होता था। लड़कियों को बहुत पढ़ाने का चलन नहीं था, बस उतना ही जितना अच्छा घरवर ढूंढने में मददगार हो, आड़े ना आए। सबसे खास बात थी जिंदगी की लय, जो विलंबित गति में ही चलती थी। कोई भाग दौड़, बेचैनी, अधीरता नहीं। पूरी दिनचर्या एक बंधे बधाए ढर्रे पर निश्चित सुरताल में बंधी इत्मीनान से चलती रहती थी। ताज्जुब की बात यह थी कि इस बंदिश के बावजूद ऊब या एक रास्ता की शिकायत शायद ही किसी की होती होगी। पारस्परिकता और सामाजिक व्यवहार कुछ ऐसा कि अजनबीपन या बेगानेपन का रोना रोते विरले ही दिखाई देते थे। कुल मिलाकर मानसिकता में सामंतशाही के संस्कार और आधुनिकता के प्रति उन्मुखी भाव, कलाओं की कदरदानी और मिजाज में शौकीनी अपनी जगह। समाज की संरचना में पुरुषों का वर्चस्व, स्त्रियां घर की शोभा, जो सुरक्षित जीवन में ही सार्थकता खोजकर धन्य हो जाती थी। यूं अवैध संबंधों का कारोबार दोनों पक्षों में भरपूर चलता था।
स्त्री पक्ष में कुछ कम, प्रायः गुपचुप, रिश्तेदारी के भीतरी संजाल तक सीमित रहना उनकी मजबूरी थी। पर पुरुषों में डंके की चोट एकाध घर और बसा लेना आम बात थी। रईसी की शान इसी से कायम होती थी। जानते सब थे, चर्चा कोई नहीं करता था, या दबी जबान से करता था। ऐसे संबंधों के परिणाम स्वरूप होने वाली संतान अवैध समझी जाती थी और संपत्ति के बंटवारे के प्रसंग में फसाद का कारण। संबंधों की यह जटिल संरचना आपसदारी के साथ आए दिन के झगड़े फसाद के लिए दिए गए अपने ढंग से चलती जाती थी। कुल मिलाकर वह चाल और चलन कितने अच्छे या बुरे थे, कहना मुश्किल है। भाग 1 समाप्त। इसके पहले हमने इसकी भूमिका का भी पाठ किया है। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी ज़रूरतमंदों को शेयर करें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।